नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रेस के पेपर थर्ड का टॉपिक नेशन बिल्डिंग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है और राष्ट्र निर्माण के आधार क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसी के कंटिन्यूशन में आज मैं आपको नेशन बिल्डिंग के आवश्यक तत्व और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और इससे राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कारक है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक समुदाय की भावना, संपूर्ण लोगों की भावना जो होती है वो एक समान हो और वो निजी स्वार्थ, स्वयं के स्वार्थ की बजाय राष्ट्र के हित की बात करें, तो इस तरह की जो भावना होती है, एक सामूहिक चेतना होती है, उसे हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। और इसके बहुत सारे जो आधार होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, धार्मिक समन्वय और सामाजिक सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता, मानसिक एकता, जातीय एकता, ये राष्ट्र निर्माण के आधार हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व। उसमें पहला है स्वतंत्र राष्ट्रीय समूह। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तभी संभव है जब एक राष्ट्रीय समूह को एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राष्ट्र निर्माण की समस्या उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जागृति। जब तक राजनीतिक समूह में राष्ट्रीय जागृति नहीं आती तब तक राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की अटूट भावना, प्रेम और एकता राष्ट्रीय जीवन को चेतना प्रदान करती है और इसी के कारण और परिणाम स्वरूप राष्ट्र निर्माण होता है। स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की जो स्थापना है उसकी दृढ़ इच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में अपनी राजनीतिक संपूर्णता को बनाए रखने की दृढ़ इच्छा हो तभी राष्ट्र निर्माण अस्तित्व में आ सकता है। और वैधानिक सार्वजनिक सत्ता की स्थापना भी होना जरूरी है। राष्ट्र निर्माण का काम उसी देश में संभव है जहां वैधानिक सार्वजनिक सत्ता की स्थापना की जा चुकी हो। वैधानिक सत्ता सारे राष्ट्र पर विस्तृत होनी चाहिए। भारत में वैधानिक रूप से स्थापित केंद्रीय सरकार सार्वजनिक कल्याण कार्य को संपादित कर रही है। सार्वभौमिकरण की भावना का विकास होना चाहिए। विविधता में एकता की स्थापना हो। राष्ट्र निर्माण का एक आवश्यक कार्य होता है विविधता में एकता की स्थापना। लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण की भाव जागृत होना चाहिए, जिसके आधार पर लोग ये महसूस करें कि ये देश अनेक अंतरों और विविधताओं के बावजूद उनका है। उनमें ये भावना दृढ़ होनी चाहिए कि वे इस देश के रहने वाले हैं और इस देश की प्रगति का तात्पर्य उनकी स्वयं की प्रगति है। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्र निर्माण के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी उपलब्धियाँ। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया गया। विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनन और ये जो आवागमन है, ये सामाजिक सेवा इसके सम्मिलित होती है। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक शांति बनाए रखने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किए गए हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम को कल्याण योजनाओं का अभिन्न अंग मान लिया गया है और जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। और उसी का परिणाम है कि देश में लोगों की औसत जो प्रत्याशित आयु बढ़कर वर्तमान में लगभग 65 वर्ष हो चुकी है। और शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति की घोषणा की गई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नौकरी के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से समय समय पर काफ़ी कुछ किया गया है।
और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से नया 20 सूत्री कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मौलिक आवश्यकता जुटाने के प्रयत्न किया गया है। राजाओं को दिए गए प्रिविलेजों की समाप्ति की गई, बैंकों, बीमा कंपनियों और तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्र निर्माण की दिशा में ये प्रभावी कदम है। स्वतंत्र भारत में हम देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्र निर्माण के अंदर योगदान देते हैं। उसमें औद्योगिकरण, वैज्ञानिक विकास, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, ये सब कारक है जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी से चली और विस्तृत पैमाने पर नए नए उद्योग स्थापित हुए। इन उद्योगों ने राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इस प्रकार नगरीकरण के माध्यम से भी हम देखते हैं कि नगरों की संख्या का बढ़ना और ग्राम और कस्बों का धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होना, नगरों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। पश्चिमीकरण के मामले में देखते हैं पिछले 190 वर्षों के ब्रिटिश राज्य के कारण भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई और जीवन के नवीन मूल्य और विश्वास विकसित हुआ। उन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। और लौकिकीकरण जो है उसमें भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया है। डॉक्टर श्रीनिवास कहते हैं लौकिकीकरण का तात्पर्य ये है कि जो कुछ पहले धार्मिक दृष्टि से सोचा जाता था अब वैसा नहीं सोचा जाता। अब सांस्कृतिक मूल्यों और प्रतिमान की व्याख्या सांसारिक दृष्टि से की जाती है। इसका सामाजिक और आर्थिक नियोजन है, संस्कृतिकरण है, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो निम्न जातियाँ होती है उच्च जातियों की दिशा में अपने आप को परिवर्तित करती है। इस पर शिक्षा और विज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा विज्ञान बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। महिलाओं की शिक्षा भी तेज़ी से बढ़ी है। वर्तमान में जहाँ संपूर्ण देश में शिक्षा का प्रतिशत जो है वो भी बढ़ा है। इसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षित लड़कियां नौकरी प्राप्त कर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही है। इससे विवाह के क्षेत्र में भी वे स्वतंत्र हुई है और इसके परिणाम स्वरूप जाति प्रथा से संबंधित कुछ निषेध कम हुए हैं। प्रजातांत्रिकरण 1947 के पश्चात देश में तेजी के साथ जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसका एक कारण है प्रजातंत्र की स्थापना। इसके परिणाम स्वरूप शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, राजनीतिक और सामाजिक समानता और उसमें स्वतंत्रता आई है। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है। सब प्रकार की विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया गया। प्रजातांत्रिकरण के कारण देश में पंचायती राज संस्थाओं का जाल बिछ गया। सामान्य जनता की राजनीतिक सहभागिता बढ़ गई है और इस प्रकार अनुसूचित जातियों, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को सुरक्षा प्राप्त हुई है, उन्हें प्रगति के अवसर मिले। इससे भी राष्ट्र निर्माण में सहायता मिली है। जनसंख्या की बढ़ोतरी और नियंत्रण और सामाजिक आंदोलन, सामाजिक विधान, ये भी कारक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के परिणाम ये हुआ कि शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन बेकारी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक गांव में अस्पताल खोले जा रहे हैं, चिकित्सक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रतिवर्ष लाखों मकान बनाए जाते हैं, फिर भी लोग फुटपाथ पर सोने को बाध्य हैं। गंदी बस्तियाँ बहुमंजिले इमारतों पर व्यंग्यात्मक रूप से हंस रही है। तो देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन के मार्ग में हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत को परिवर्तित करने में अनेक सामाजिक आंदोलन और सामाजिक विधानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने काफ़ी योगदान दिया है। और
इन संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। अस्पृश्यता निवारण में भी काफ़ी मदद की। भारत में सामाजिक विधानों ने दलित वर्गों को भी अनेक अधिकार दिलाए हैं। इन कारकों के अतिरिक्त हम देखते हैं कि अतिरिक्त योजना आयोग की स्थापना हुई है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अस्पृश्यता निवारण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ग्रामीण पुनर्निर्माण से संबंधित इन कार्यक्रम ऐसे कुछ कारण हैं जो राष्ट्र निर्माण में विशेष से इन्होंने योगदान दिया है। तो इस टॉपिक और आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व क्या थे और भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित हो रही है और स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से थे। धन्यवाद।